हेलो और स्वागत है आपका। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो हर राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की जान है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संपूर्ण औद्योगिक परिदृश्य यानी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की। देखिए, अक्सर जब भी हम राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रेतीले धोरे, अरावली की पहाड़ियां या सूखी नदियां, राइट? लेकिन आज के समय में हकीकत इससे बहुत आगे निकल चुकी है। राजस्थान अब एक बहुत बड़ा औद्योगिक पावर हाउस बन चुका है। आज के इस मास्टर क्लास में हम इसी पावर हाउस को गहराई से समझेंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उन्हें हम बहुत ही आसान और याद रखने लायक कॉन्सेप्ट्स में बदल देंगे। तो पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि ये सेशन पूरी तरह से फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर राज्य के प्रमुख उद्योगों और खनिजों की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद इस पूरे विकास को संभालने वाली औद्योगिक संस्थाओं और सरकार की लेटेस्ट नीतियों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास और एक क्विक रिवीजन समरी भी होगी, ताकि जो पढ़ा है वो दिमाग में सेट हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, इंडस्ट्रियल सिनेरियो और एक बेसिक ओवरव्यू। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। राजस्थान, जहाँ का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल है, जहाँ पानी की भारी कमी है और जलवायु की अपनी चुनौतियां हैं। इन सब के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान आज भारत में निवेश के लिए तीसरा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। जी हाँ, थर्ड लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, वो भी महाराष्ट्र और गुजरात के ठीक बाद। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ उद्योगों के लिए एक जबरदस्त इकोसिस्टम बना दिया है। अब अगर हम राज्य के अंदर देखें तो 3 जिलों का नाम सबसे ऊपर आता है। कोटा को हम राजस्थान का औद्योगिक नगर या इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ भारी उद्योगों का काफी तेजी से विकास हुआ है। वहीं अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो वो हमारी राजधानी जयपुर में है। और बात अगर वृहद स्तर के उद्योगों की हो यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो उसमें अलवर सबसे आगे है। अलवर का एनसीआर में होना उसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। तो इन तीनों जिलों का ये अंतर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है, प्रमुख उद्योग और खनिज। आपको पता ही होगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, जहां 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण खनिजों की, एकाधिकार वाले खनिज यानी मोनोपोली मिनरल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे भारत में ये खनिज 100% केवल और केवल राजस्थान में ही निकलते हैं। सबसे पहले है सीसा और जस्ता, जिन्हें जुड़वां खनिज भी कहते हैं। इनका मुख्य उत्पादन उदयपुर की जावर माइंस में होता है। दूसरा है वोलिस्टनाइट, जिस पर सिरोही जिले का एकाधिकार है। फिर आता है सेलेनाइट, जो कि जिप्सम का ही एक रूप है। ये मुख्य रूप से बीकानेर की बेल्ट में मिलता है। और अंत में जैस्पर, जो एक अर्धकीमती पत्थर है, उसके लिए हमारा जोधपुर मशहूर है। एग्जाम्स में सीधे तौर पर इनका मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो ये लिस्ट आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। खनिजों के बाद जिस इंडस्ट्री ने राजस्थान को पहचान दिलाई है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे बड़ा कृषि आधारित और सबसे प्राचीन पारंपरिक उद्योग है। और एक खास बात, इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। जब भी कपड़ा उद्योग की बात आती है तो भीलवाड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। हम इसे राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि भारत का कुल 50% पॉलिएस्टर विस्कोस फैब्रिक अकेले भीलवाड़ा में बनता है। इस पूरे क्लस्टर का सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है ना कमाल की बात। इसके अलावा अगर पारंपरिक छपाई की बात करें तो जयपुर के सांगानेर और बगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, जो इसकी क्वालिटी और खासियत को पूरी दुनिया में प्रमाणित करता है। अब देखिए, राजस्थान की ताकत सिर्फ खनिजों या कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में भी हमारा राज्य बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। डेयरी की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पशुपालन यहाँ के ग्रामीण इलाकों की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। और ऊन उत्पादन में तो पूछिए ही मत, राजस्थान निर्विवाद रूप से देश में पहले नंबर पर है। पूरे भारत का लगभग 46% ऊन अकेले राजस्थान से आता है। इसके साथ ही सरसों, बाजरा और ग्वार के उत्पादन में भी राजस्थान पूरे देश में टॉप पर है। एग्रो बेस्ड उद्योगों की बात चल रही है तो चीनी उद्योग की क्रोनोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है। ये डेटा अक्सर एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। राजस्थान की जो सबसे पहली प्राइवेट चीनी मिल थी वो 1932 में स्थापित हुई थी, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद अगर हम पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल की बात करें तो वो थी गंगानगर शुगर मिल, जो 1956 में बनी। अब इस गंगानगर मिल का एक बहुत ही शानदार फैक्ट है, 1968 में ये एकमात्र ऐसी मिल बन गई थी जहां गन्ने के साथ साथ चुकंदर यानी बीटरूट से भी चीनी बनाई जाने लगी। तो ये प्राइवेट और पब्लिक मिल का अंतर और उनके साल आपको एकदम ध्यान रखने हैं।
चलिए अब प्रवेश करते हैं सेक्शन 3 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, कोई भी उद्योग हवा में तो पनपता नहीं है, उससे जमीन, बिजली, पानी और सबसे जरूरी पैसा चाहिए होता है। तो आइए उस संगठनात्मक ढांचे को समझते हैं जो इस पूरे विकास को संभव बनाता है। संस्थाओं की ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले साल 1955 में आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई। इसका काम है छोटे और मझोले उद्योगों को टर्म लोन देना। फिर 1961 में आया राजसीको, जो छोटे उद्योगों और हस्तशिल्पियों को कच्चे माल और मार्केटिंग में मदद करता है। इसके बाद 1969 में रीको की स्थापना हुई, जो राज्य में औद्योगिक विकास की सबसे शीर्ष संस्था है। और आखिर में 1984 में आरएचडीसी बना, जिसका मुख्य काम सूती हथकरघा और हमारे पारंपरिक बुनकरों को बढ़ावा देना है। तो 1955, 61, 69 और 84, ये 4 साल आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 415 से भी ज्यादा। ये नंबर दिखाता है रीको के विशाल नेटवर्क की ताकत को। रीको ने अब तक 93,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण करके पूरे राजस्थान में 415 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरियाज विकसित किए हैं। और रीको सिर्फ खाली जमीन नहीं देता, वो वहां सड़कें, बिजली, पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी बुनियादी सुविधाएं डेवलप करता है। नीम राणाव और घिलौट में जो भारत के पहले जापानी जोन बने हैं, वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो हम कह सकते हैं कि रीको ही वो असली कैटलिस्ट है जो राज्य में इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारता है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, सक्सेस कभी भी तुक्के से नहीं मिलती, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अगर आपको इन सभी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अपनी परमानेंट मेमोरी में फिक्स करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस पूरे सेशन के एक्सक्लूसिव और हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका ये सपोर्ट ही हमें ऐसे डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर क्लास बनाने की एनर्जी देता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा चौथा सेक्शन है प्रमुख नीतियां और योजनाएं। अब देखिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपना पैसा तभी लगाता है जब उसे अच्छे इंसेंटिव्स और आसान लोन मिले। तो आइए देखते हैं कि सरकार की कौन सी लेटेस्ट नीतियां गेम चेंजर साबित हो रही है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नाम है रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो 2024 से 2029 तक लागू है। इसके प्रावधानों को जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी उद्योग के लिए बिजली सबसे बड़ा खर्चा होती है, राइट? तो सरकार ने रिप्स के तहत 7 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट दे दी है। बिल्कुल 100%। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क पर भी पूरी छूट है। पुराने वैट को लेकर भी राहत दी गई है। और एक बहुत ही शानदार चीज, अगर कोई कंपनी स्थानीय श्रमिकों को स्किल ट्रेनिंग देती है तो सरकार प्रति श्रमिक हर महीने एक विशेष सब्सिडी भी देती है। यही वो भारी भरकम इंसेंटिव्स हैं जो राजस्थान को नए व्यवसायों के लिए एक मैग्नेट बना रहे हैं। अब आते हैं सीधी फाइनेंशियल सपोर्ट यानी लोन स्कीम्स पर। इन दो प्रमुख योजनाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहली है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसे हम MLUP भी कहते हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, जिस पर 5 साल तक 5 से 8% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके ठीक उलट जो बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम आई है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसका पूरा फोकस हमारे युवाओं और कारीगरों पर है। इसमें लोन की लिमिट 2 करोड़ रुपए है, लेकिन फायदा यह है कि इसमें 8% की सीधी सब्सिडी मिलती है। और अगर उद्यमी महिला है या SC/ST वर्ग से है तो 1% एक्स्ट्रा यानी कुल 9% की ब्याज सब्सिडी। इन दोनों का टारगेट ऑडियंस और उनकी लिमिट्स को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बहुत बढ़िया, तो थ्योरी हमने काफी पढ़ ली। अब समय आ गया है हमारे 5वें सेक्शन का PYQ प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ा है, चलिए उसे असली सवालों पर टेस्ट करते हैं। ये वो सवाल हैं जो पिछले एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल ये रहा, राजस्थान के किस औद्योगिक केंद्र को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है? सोचिए जरा, कानपुर अपने भारी उद्योगों के लिए पूरे देश में मशहूर है। तो राजस्थान में वो कौन सा शहर है जिसकी तुलना कानपुर से की जाती है? पहले सेक्शन की वो बात याद करने की कोशिश कीजिए। और इसका एकदम सटीक जवाब है कोटा। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि कोटा को भारी उद्योगों की सघनता की वजह से औद्योगिक नगल कहा जाता है। चंबल नदी के कारण यहाँ पानी और बिजली की कभी कमी नहीं रही, जिसने बड़े कारखानों को यहाँ पनपने में मदद की। और इसी वजह से इसे राजस्थान का कानपुर की उपाधि दी गई है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। राजस्थान में प्रमुख टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? याद कीजिए, जब हम कपड़ा उद्योग के आंकड़े पढ़ रहे थे तो हमने एक खास शहर पर बहुत जोर दिया था। क्या नाम था उसका? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जवाब है भीलवाड़ा। ये शहर पूरे भारत का 50% पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाता है और राज्य का निर्विवाद टेक्सटाइल पावर हाउस है। इसीलिए ज्यादातर प्रमुख टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट्स यहीं लगाए जा रहे हैं और इसीलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है।
एक्सेलेंट। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और छठे सेक्शन पर आ गए हैं, क्विक रिवीजन समरी। पिछले कुछ मिनटों में हमने जितने भी हाई यील्ड फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, उन्हें एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं। इस रैपिड फायर रिवीजन से हमारा सारा नॉलेज पक्का हो जाएगा। राजस्थान के इस औद्योगिक भूगोल के 4 मुख्य पिलर्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, खनिज, जिसमें उदयपुर सीसा जस्ता में लीड करता है और जिप्सम या सेलेनाइट और वॉलिस्टनाइट में हमारा एकाधिकार है। दूसरा, वस्त्र उद्योग, जहां भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। तीसरा, संस्थाएं, आरएफसी बनी 1955 में और रीको बना 1969 में। और चौथा, नीतियां, जहां रिप्स 2024 उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी और स्टैम्प ड्यूटी में 100% की भारी छूट देती है। और जाते जाते एक ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करना जरूरी है जो राजस्थान का भविष्य बदलने वाला है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी। ये वो प्रोजेक्ट है जो राज्य का पूरा औद्योगिक भार अपने कंधों पर उठाएगा। इस पूरे फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 387 किलोमीटर का हिस्सा हमारे राजस्थान से होकर गुजरता है। इसके पहले चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन और जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को एक वर्ल्ड क्लास हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। आने वाले समय में ये लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अभूतपूर्व बूस्ट साबित होगा। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद मेरा आपसे एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। जब ये विशाल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बाड़मेर रिफाइनरी पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से वो कौन सा उभरता हुआ सेक्टर होगा जो राजस्थान के $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को सच में साकार करेगा? क्या वो पेट्रोकेमिकल्स होगा, सोलर एनर्जी या फिर कुछ और? अपना जवाब और लॉजिक कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इस मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनर